हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं क्लास 9th और 10th का साइंस का दोनों बुक शुरू कर रहा हूँ। ये दोनों बुक मैं कवर करूँगा कुछ इस क्रम में। कैसे? तो सबसे पहले मैं 9th और 10th का आज सिलेबस में दिखा देता हूँ और 9th और 10th का सबसे पहले मैं रीडिंग कराऊँगा। रीडिंग करा के एक एक फैक्टर को लूँगा। उसके बाद मैं उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करूँगा और शॉर्ट नोट्स को भी आपको समझाऊँगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लूँगा और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आपको समझाऊँगा और उसके बाद मैं बाइंड अप करूँगा, कंक्लूजन करूँगा और फिर जाके मैं कोई चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, ताकि आपको कोई भी चैप्टर क्लास 9th और 10th में रत्ती भर का भी दिक्कत ना हो। ये क्लास कंपटीशन की दृष्टि से मैं तो बना ही रहा हूँ। 9th और 10th वाला अगर ये फॉलो कर लिया तो उसके लिए इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस किस तरह है। तो ये देखिए मेरे पास 9th का सिलेबस है। इस 9th के सिलेबस में मैं थोड़ा बात करूँ आपसे कि हमारे आसपास के पदार्थ ये पूरे पूरे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी से, प्योर एनसीईआरटी है ये। एनसीईआरटी से हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से आता है और 10th वाला 9th वाला के लिए तो होगा ही रामबाण। फिर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, पूरे के पूरे चैप्टर देखेंगे। परमाणु अणु, परमाणु की संरचना, ये चार के जो चार टॉपिक है, ये चारों चारों केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है क्लास 9th में। फिर हम लोग बायोलॉजी में देख रहे हैं। बायोलॉजी में परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई जिसे कोशिका बोलते हैं, जो चैप्टर मैंने आज स्टार्ट करना है। थोड़ा इंट्रोडक्शन करूँगा, फिर कल से सुचारू रूप से चलेंगे आपकी क्लास। फिर टिश्यूज़ हैं, फिर जीवों में विविधता। तो 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर को हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसका सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग लेंगे, उसका जितने भी फैक्ट है वो निकालेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स को भी आपको पढ़ाएंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लेंगे, ऑब्जेक्टिव को भी आपको पढ़ाएंगे। बोलिए क्यों नहीं आएगा तब तक आपको। एक चैप्टर को जितने तरीके से होता है समझाने का और आपको याद कराने का, वो सारे तरीके मेरे पास हैं और आपको मैं ये गारंटी देता हूँ, एक बार क्लास करने के बाद अगर आपका छूट जाए कोई भी उस चैप्टर से, तो फिर हमें बोलिएगा, हमें फॉलो करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स में क्या क्या है, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि। तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चैप्टर है फिजिक्स में और ये VBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, चाहे कंपटीशन की दृष्टि से ले लें और 9th-10th के बच्चे के लिए तो है ये है, क्योंकि उसका बेस लेके पढ़ा रहा हूँ, निचोड़ के हम कॉम्पिटिटिव को देने की कोशिश में है, ठीक है। हम बीमार क्यों होते हैं, ये जो है ये एक डिजीज़ नाम का चैप्टर आता है, उस चैप्टर से है। फिर प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार, ये क्लास 9th के चैप्टर हैं। ये सारे 9th के चैप्टर्स हैं। तो 15 का 15 चैप्टर्स में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी दूंगा। इसको रीडिंग करके भी आपको पढ़ाऊँगा, हर तरीके से आपके दिमाग में आए मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्लास 10th का सिलेबस। अब थोड़ा क्लास 10th का सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। क्लास 10th का सिलेबस में क्या आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आम्ल क्षारक एवं लवण, VBI है। ये सारे के सारे चैप्टर्स कंपटीशन की नज़र से ना VBI है। धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, हालांकि ये चैप्टर अभी हटा दिया गया है JCRT से, ठीक है, लेकिन हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे चैप्टर्स लेके चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स लेंगे। फिर बायोलॉजी में आता है तो जीव प्रक्रम देखेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय देखेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैविक विकास कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। पर ये सारे के सारे जो है वो बायोलॉजी में आता है। 1, 2, 3, 4, तो 6 से लेकर 9 तक ये 4 चैप्टर जो है ये बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, VBI बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाऊंगा मैं, किताब से पढ़ाऊंगा, नोट्स से पढ़ाऊंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपका शॉर्ट नोट्स दूंगा, ऊपर से ऑब्जेक्टिव भी लगवाऊंगा, गारंटी है। इसके जितने भी सॉल्यूशन है वो भी करवाऊंगा। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये प्रकार ऑप्टिक्स में आता है। एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। आप क्लास अगर एंटर किए हुए हैं तो जानेंगे। तो प्रकाश परावर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र रंग बिरंगा संस्कार दोनों करेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में दो फेज है, इसी को बांट दिया है, एक विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव, फिर ऊर्जा के स्रोत, फिर हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में है, और एक लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रावधान। ठीक है, ये प्रबंधन जो है ये भी काट दिया गया है, लेकिन हम लोग कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में कौन कौन सा है फिजिक्स में? 1 2 3 4, इसमें ही पूछता है। तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप अगर तैयारी में हैं या आप क्लास 10th में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो आज मैं आपको क्लास 9th का एक झलक में देता हूँ। जीवन की मौलिक इकाई सेल के बारे में आज हम लोग थोड़े से देखते हैं, और कल से फिर क्या है, सुचारू रूप से आपकी क्लास चलेंगी। ठीक है, मैं एफर्ट जो लगा रहा हूँ, अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो आप इसे हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे को भी बोलिए जो आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं इसमें बना रहूँ। होता क्या है कि लंबे टाइम तक मोटिवेट नहीं रह पाता हूँ, इसीलिए बीच बीच में छोड़ने का मन कर जाता है। तो मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप मोटिवेशन को बनाए रखने का काम कीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए देखिए मैंने बोला सेल चैप्टर लिया, आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि सेल का मैं, अगर आपको आप बोलें तो मैं सेल चैप्टर का देखिए थोड़ा सा रीडिंग भी करा देता हूँ ताकि पता चले आपको, फिर शॉर्ट नोट्स लेना। ठीक है, देखिए जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट के अवलोकन किया, और इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कहना है कि 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के, इसने क्या किया, कॉर्क की पतली छाल लिया और उसमें देखा स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ संरचनाएं मिल रही है। उसी को रॉबर्ट हुक ने सेल कहा, कोशिका। तो फर्स्ट टाइम सेल कहने वाला साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक, उसी ने कहा। ठीक है, मतलब इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में, अच्छा याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने मृत डेड सेल की खोज किया था। आगे चल के पढ़ेंगे कि एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने लिविंग सेल तालाब के पानी से खोजा था, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से। तो इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। वगैरह कुछ बात के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या लेते हैं? देखिए बोल रहा है, यहाँ देखिए बोल रहा है कि ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूल इकाई है। पहले एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया कंपटीशन में, अगर में है आप तो बोलेगा प्याज किस में आता है, तो शल्ककंद में आता है, मिला एक। ये छोटे छोटे टॉपिक में बताते चलूंगा कि कौन कौन सा आपका आ रहा है। प्याज किस में आता है? शल्ककंद में। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका कंपटीशन में कि प्याज किसका प्रकार है? शल्ककंद का। 4 ऑप्शन में एक रहेगा। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा यह पता चला कि एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। एक ही कोशिका है लेकिन खुद ही संपूर्ण जीव है। जैसे अमीबा, आप जानते हैं कि अमीबा के बारे में, अमीबा जो होता है इसमें द्विखंडन होता है। आगे चल के पढ़ेंगे क्लास 10th में कि इसमें द्विखंडन होता है जब ये प्रजनन करते हैं। और क्या होता है, ये कुटपात विधि से चलता है।
क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे एग्जाम्पल बड़ी याद रखिएगा। पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, 4 में से एक गायब रहेगा। तो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये चारों आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और अपने आप में कंप्लीट है। इस सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण दिया गया, जैसे कवक, जिसे हम लोग फंगी कहते हैं, जिसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ब्रेड में ऊपर में सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है। आप शादी ब्याह में लड्डू नहीं खाते हैं, तो लड्डू अगर बहुत दिन तक रह जाता है तो उसमें देखना सफ़ेद सफ़ेद का एक झाई जैसा आ जाता है। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद लगता है पाउडर मखा दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये उसमें कवक चढ़ जाता है। फिर पादप, जंतु, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। हाँ, सही है। जैसे कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने क्लास में कि अगर आप बिल्डिंग मकान बना रहे हैं तो जो मकान बनने में ईंट की भूमिका है, आपके शरीर में शरीर रूपी मकान को बनने के लिए सेल की वही भूमिका है। और कैसे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिका अमीबा, इसका फिक्स शेप नहीं होता है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये आकार अपने बदलते रहते हैं। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, आप जानते हैं, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो शरीर के सबसे लंबी कोशिका में गिनती आता है तंत्रिका कोशिका। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका में आता है जो स्त्रियों में पाया जाता है ओवम, जिसे अंडाणु कहते हैं। और शरीर का सबसे छोटी कोशिका में अगर बात करें तो स्पर्म, जो पुरुषों में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। कब लगाया था? 1665 में। कब? 1665 में लगाया था। याद कीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। कब किया था? 1665 में। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है? अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है कि एक आवर्धक लेंस नहीं होता है, एक लेंस नहीं, 2, 3, 4 लेंस लगा के देखा था। और एंटोनी वन लीवेनहॉक ने 1674 में, कब? 1674, कब? 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, एनटीपीसी में पूछा है, स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया है। तो अगर बोलेंगे डेड सेल का पता किसने लगाया, सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया, तो है रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन बोले कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आप बोलेंगे एंटोनी वन लीवेनहॉक 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया था। तो 1831 में 1831 में किसका पता लगाया? केंद्रक का। वही केंद्रक जो आगे चल के कोशिका के अंगक पढ़ेंगे, जिसमें कोशिका में केंद्रक आता है, जिसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। जैसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को, उस तरह ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है केंद्रक को, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में। बताया है पुरकिंजे जो है, पुरोकंज बोलते हैं इसको, जेई पुरकंज जो है, इसने 1839 में 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। अगर जीव द्रव्य है तो कोशिका द्रव्य इसी कहते हैं। और एक होता है केंद्रिका द्रव्य, जो आगे पढ़ेंगे। तो पुरकुंज ने क्या दिया? जीव द्रव्य नाम दिया। पुरकुंज ने जीव द्रव्य कब दिया? 1839 में। 1839 में क्या दिया? पुरकुंज ने जीव द्रव्य नाम दिया। 2 जीव वैज्ञानिक था, एक था स्लाइडेन और स्वान। याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान। क्या? स्लाइडेन और स्वान। देखिए, हम जब बोलें तो आप भी बोलिए साथ साथ में, स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। किसका दिया? कोशिका सिद्धांत। तो बोलेगा कि सेल थियरी किसने दिया सबसे पहले? तो स्लाइडेन और स्वान ने। सेल थियरी सबसे पहले किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। सेल थियरी किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। 1838-39, स्लाइडेन स्वान 1838 और 39 में सेल थियरी दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। वो जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। देखिए, विचरो जो है, विचरो नाम का एक साइंटिस्ट है, ये जो है 1855 ने कोशिका सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं अपने पहले की कोशिकाओं से ही बनती है। वाह,
मदर सेल से ही डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। मदर सेल से ही डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। किसने बताया? ये विचरो ने बताया। कब बताया? 1855 में। कब बताया? 1855 में। और क्वेश्चन आया था एक बार कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुआ? तो अगर बोले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुआ तो 1940 में। कब? 1940 में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 में। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया 1665 में। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया तालाब के पानी से। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक का खोज किया। पुरोकंज ने जीव द्रव्य का खोज किया 1839 में। और कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन और स्वान ने 1838 और 1839 में। और विचरो ने इसको आगे बढ़ाया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और उसने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। और तब तक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गया 1940 में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आने से अब एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको देखिए आप कि किस तरह मैंने इसे एक शॉर्ट नोट्स में चेंज किया है। आप बस मेरा एफर्ट को देखिए कि मैंने कैसे एफर्ट लगाया है, और आगे भी ये एफर्ट चलते रहेगा, आप देखते रहिए। मैंने क्या किया देखिए, आपके लिए जो लिखने के लिए, ये तो पढ़ने के लिए था, आपको समझने के लिए था। अब बोले सेल जो है, सेल बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है? कोशिका, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल का डेफिनेशन आ गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल खोजा था जिसे कोशिका कहा। क्या कहा? कोशिका कहा। कोशिका का मतलब क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। कोशिका का मतलब क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, कॉर्क मतलब क्या होता है? पेड़ की छाल। तो कॉर्क में मृत कोशिका की खोज की। किसका खोज किया? मृत कोशिका का खोज किया। 1674 में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। किसने? 1674 में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। कहाँ से किया? ये भी पूछा था एक बार क्रूडी में। तालाब के पानी से, तालाब के पानी से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या डेफिनेशन दिया कि कोशिका, कोशिका क्या है? कोशिका का दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या क्या? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जो अविकसित होता है, जिसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होता है, इसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? अविकसित कोशिका है। ये 70S राइबोसोम, अभी कोरोना आया था ना, कोरोना में जो आरएनए पाया गया था वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है, ये वायरस वगैरह। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया हम। एक में आता है प्लांट, एक में आता है एनिमल, एक में पादप, एक में जंतु। अब मैं एक एक करके देख रहा हूँ। जो यूकैरियोटिक कोशिका क्या है वो विकसित कोशिका में आता है, जैसे हमारे यहाँ पर हो जाता है, इंसानों में मिलता है। 70S, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80S। तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है, और ये विकसित कोशिका कहलाता है। अब मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। कैसे डिफाइन किया हूँ देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। बोले प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है। उदाहरण याद रखिएगा, यही तो पूछता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, ये सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक में आता है। ठीक है, विकसित कोशिका जैसे पादप और जंतु, पादप और जंतु। ठीक है, देखिए इसमें सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इंग्लिश से, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि नहीं पाया जाता है। मतलब कोशिका के बहुत सारे अंगक नहीं पाए जाते हैं। इसमें इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, जितने भी कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो होता है वो गोलाकार होता है और सिंगल हेलिक्स होता है, एकल सूत्र के होते हैं, सिंगल हेलिक्स होते हैं, और वो भी उलझे हुए होते हैं। याद रखिएगा, सिंगल हेलिक्स तो होते ही हैं लेकिन उलझे हुए होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो सीढ़ीनुमा होता है। इस तरह का आप फिल्मों में भी देखे होंगे, ये आगे चल के जब डीएनए का चैप्टर आएगा तब आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो ये डीएनए हम लोग डबल हेलिक्स का है। क्या है? जिसे बोले दो सूत्री, ये क्या है? डबल हेलिक्स का डीएनए होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। ये आगे चल के आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या केंद्रिका नहीं पाई जाती है, केंद्रिका नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाते हैं। आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस कराया है। बोले पादप कोशिका जो होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। दो तरह की चीज देखिए, एक बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और एक बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल पादप कोशिका में पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाता है।
कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है कोशिका भित्ति, ताकि उसे एक्सटर्नल सपोर्ट मिल सके। इंसान जो है वो खुद नहा लेता है, खुद साफ कर लेता है, मलहम लगा लेता है, तो उसे एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए इंसान को दिमाग दिया भगवान ने। लेकिन पादप को तो नहीं है, उसे ठंड झेलना है, गर्मी झेलना है, कोई गया तो जाके चोट मार दिया, बच्चे पत्थर मार दिया, तो ये सारे चीज़ क्या है, एक्सटर्नल जो वेदरिंग होता है उसको झेलना पड़ता है, इसीलिए कोशिका भित्ति दे दिया गया है। ठीक है। और ये कोशिका भित्ति जो होता है ये सेल्यूलोज का निर्माण करता है, सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। जंतु कोशिका जो होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। अगर पूछे कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या, नहीं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। ये भी अर्धपारगम्य होता है, सबको अंदर आने नहीं देता है। देखिए, अंदर आने बाहर जाने, इसमें से आपको परासरण पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्प परासरण पढ़ाएंगे, अति परासरण पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर विसरण पढ़ाएंगे कि गैसों का आदान प्रदान विसरण से होता है, परासरण जो होता है उसमें लिक्विड का फ्लो होता है। अब देखिए, पादप कोशिका में जो हरित लवक है, ठीक है, ये हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण खाना बनते हैं। जैसे नहीं बोलते कि CO2 को जब क्या है H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, उसके साथ जल के साथ एनर्जी बनता है, जो ये खाने के रूप में लेते हैं। और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चल के जब कोशिकांग पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। फिर आता है वैक्यूल्स, जिसे रसदानी बोलते हैं। पादप कोशिका में रसदानी बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, बड़ी इसलिए होती है, देखिए, हम लोग का प्यास लगता है तो बोतल में पानी रख लेते हैं और पी लेते हैं, मम्मी को बोलते हैं पानी दीजिए, पी लेते हैं, बोतल में पानी खरीद के पी लेते हैं। लेकिन प्लांट कहाँ से मिलेगा, उसको जड़ से ही लेना पड़ेगा। इसीलिए उसके बॉडी में इस तरह मैकेनिज्म है, स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो वाटर भी स्टोरेज करता है और बहुत सारे क्या होता है, प्रोटीन वगैरह भी स्टोरेज करके रखता है। जब भी हम वैक्यूल्स में आएंगे तब इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। फिर क्या है, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में रसदानी छोटी होती है या नहीं होकर बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल जो है वो भोजन का स्टोर कहाँ करता है, ये कैसे करता है, ये मंड स्टार्च के रूप में करता है। कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है कंपटीशन में, ठीक है, कि स्टोर जो करता है भोजन कैसे करता है, स्टार्च के रूप में करता है, स्टार्च के रूप में करता है। और जंतु सेल जो होता है भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में करता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। प्लांट सेल जो है वो चौकोर आकार का होता है। किस तरह होता है, चौकोर, चौकोर आकार का होता है। चौकोर मतलब क्या होता है, चौखोट जिसे बोलते हैं, आयत जैसा। ठीक है, इस तरह का आकार का होता है। ठीक है। लेकिन वही जंतु कोशिका जो होता है वो गोल आकार का होता है। क्या होता है, गोल आकार का। ठीक है। तो आप हमको बताइए कि किस तरह से लगा, और ये सारे मैं को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कॉपी कर सकें लास्ट में, कि आप आराम से इसको कॉपी कर लें, नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए। ठीक है। और आप बताइए हमको कि मैंने जो ये एफर्ट लगा रहा हूँ वो एफर्ट आपको कैसे पसंद आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, सोचना पड़ता है, एक एक देखना पड़ता है, आपके लिए नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और आप बोलिए। आपको पूर्णतः हेल्प करने के लिए मैं हूँ, और जो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये प्रॉमिस है आपसे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।